नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। बिहार में इन दिनों कंफ्यूजन पॉलिटिक्स खेली जा रही है। कंफ्यूजन पॉलिटिक्स कभी नीतीश कुमार की तरफ से होती है तो कभी बीजेपी की तरफ से। और वैसे भी 2024 का चुनाव बेहद करीब है। चुनाव करीब होने के बाद ये खेल समझ पाना जनता तो क्या, कार्यकर्ताओं के भी बस का नहीं है। नीतीश कुमार वक्त बेवक्त लोगों को चौंकाते रहते हैं। नीतीश कुमार अभी बीते दिनों ही जब पटना में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में थे तो उन्होंने बीजेपी नेताओं से अपनी दोस्ती का जिक्र किया। उसके साथ नीतीश कुमार नए संसद भवन के उद्घाटन में नहीं गए थे, लेकिन G20 के शिखर सम्मेलन में जब राष्ट्रपति की ओर से रात्रि भोज का आयोजन किया गया था तो उस वक्त गए थे और नरेंद्र मोदी से ऐसे मिले जैसे कटुता का कोई भाव ही ना हो। और उसी के साथ फिर प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन से नीतीश कुमार की मुलाकात भी करवाई। और तो और दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में भी नीतीश कुमार सिर्फ खुद ही शामिल नहीं हुए, तेजस्वी यादव को भी लेकर गए। और उसी वक्त हरियाणा में भी चौधरी देवीलाल की जयंती थी जहां वो नहीं गए थे उस दिन के कार्यक्रम में। तो ऐसे कई मौके हैं। अब उसी के साथ नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखकर ये भी कहते हैं कि ये बच्चा ही मेरा सब कुछ है, यानी कहीं ना कहीं आगे की पॉलिटिक्स पूरी पूरी तेजस्वी के कंधे पर सौंपने की कवायद भी करते, इशारा भी करते हैं। तो आखिर इस कंफ्यूजन पॉलिटिक्स क्यों की जा रही है, इसका असर क्या होगा, क्या वाकई इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा हुआ है? आज इसी पर हमारी पूरी बात होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषिकेश कुमार जी हैं। स्वागत है सर। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता तो समझ नहीं पा रही है, साथ ही कार्यकर्ता भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि आखिर ये नीतीश कुमार ऐसे क्यों करते हैं। क्या वाकई इसके पीछे कोई बड़ा खेल है उनका या कुछ? क्योंकि नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है वो जहां भी जाते हैं अपना खूंटा गाड़ के आते हैं, जिस घर भी जाते हैं। तो कुछ बड़ा खेल है इसके पीछे? उज्जवल, आपको ये समझना होगा कि नीतीश कुमार की जो पूरी पॉलिटिक्स है, आप 95 से देखिए कि समता पार्टी के गठन के बाद जॉर्ज फर्नांडिस के साथ वो आए, जॉर्ज फर्नांडिस ने पार्टी गठन की। उसके बाद नीतीश कुमार को जब भी राजनीति में कुछ चाहिए होता है, जो उनकी मंशा होती है, महत्वाकांक्षा होती है, वो खुद जाहिर नहीं करते हैं, बल्कि उनके मन की बात आपको समझना होगा। दोस्ती की उनकी पहली शर्त और आखिरी शर्त यह है कि आप अपने मित्र की जरूरत, उसकी महत्वाकांक्षा को समझें और उस हिसाब से आप रिएक्ट करें। तब तो आप नीतीश कुमार के बहुत खास रहेंगे, नीतीश कुमार आपके लिए बहुत खड़े रहेंगे, जो उनका पूरा राजनीति का जो पहला फलसफा है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में देखिए, पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर, गठबंधन के दौर में भी। दूसरी बात, नीतीश कुमार जातीय, चूंकि वो जातीय दौर के राजनीति में नायक उभर कर निकले। जब लालू यादव, मुलायम सिंह यादव देश में जब अलग अलग 90 के दौर में जब गठबंधन पॉलिटिक्स में शुरू हुई, तो उस जातीय दौर के नायकों में नीतीश कुमार आगे निकले, बावजूद इनके कि जिस जाति से वो आते हैं उनकी संख्या महज उंगलियों पर गिने जाने लायक भी नहीं है। बावजूद इसके वो बीते 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो राजनीति में जो दूसरी उनकी सबसे बड़ी ताकत है, खूबी है, वो उनकी फिरकी के लिए है। और जो आप बार बार कर रहे हैं कंफ्यूजन की पॉलिटिक्स, उसके लिए वो मशहूर रहे हैं। तो आप देखिए, हाल के दिनों में आप देख लीजिए, या फिर उनका जो पुराना राजनीतिक इतिहास है उसको देख लीजिए। हाल के दिनों में चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी पूरे देश को लगता है कि नीतीश कुमार बार बार बीजेपी के साथ वो क्यों अपनी दोस्ती का इजहार करते हैं, और बार बार बीजेपी की तरफ से क्यों आता है कि नहीं, उनके लिए दरवाजे बंद हैं। गृह मंत्री अमित शाह हो, या फिर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हो, या फिर बीजेपी के जितने भी दिल्ली से लेकर बिहार तक के नेता हैं, आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि नीतीश कुमार बार बार दोस्ती का इजहार करते हैं, उधर से ना हो जाता है? तो उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का वही जो पुराना उनका चिरपरिचित अंदाज है पॉलिटिक्स में, कि वो कंफ्यूजन की पॉलिटिक्स क्रिएट करते रहते हैं। देखिए, नीतीश कुमार को लगता होगा लोगों को कि उनके कार्यकर्ताओं की नीतीश कुमार कितनी बेइज्जती हो रही है, राजनीतिक में हुटिंग जिसको कहते हैं, बावजूद नीतीश कुमार क्यों उस लाइन पर जा रहे हैं। कभी वो अटल जी के यहाँ समाधि स्थल पर चले जाते हैं, कभी वो वहाँ दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर चले जाते हैं। आखिर नीतीश कुमार ऐसा क्यों करते हैं? तो नीतीश कुमार को लगता है, या जो उनकी राजनीतिक सोच है, उनको लगता है कि अभी भी देश में जब 2024 का चुनाव आ रहा है और जिस तरीके की स्थिति है, उसमें शायद पोस्ट पोल अलायंस जब हो, बीजेपी को सीटें कम पड़े, या फिर कोई जरूरत हो कि इनके बगैर संभव नहीं है या एंट्री जरूरी है, तो उसके लिए वो एक अभी से रास्ता बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं कि देखिए, वैचारिक तौर पर हम आपके साथ हैं और ये राजनीतिक तौर पर भी टेस्टेड फॉर्मूला है। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जब जब रहे हैं,
वो अपने राजनीतिक प्रदर्शन को सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। आरजेडी के साथ ऐसी स्थिति उनकी नहीं है। 2015 का विधानसभा का चुनाव था, दोनों साथ लड़े, लेकिन आरजेडी का स्ट्राइक रेट ज्यादा था मुकाबले जेडीयू के। अलग बात है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। तो पहला कि कंफ्यूजन की राजनीति वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पोस्ट पोल अलायंस की उनकी संभावना बनी रहे जेडीयू और बीजेपी के साथ। दूसरा, उसके पीछे वो चाहते हैं, चूंकि 42-44 विधानसभा सीटों वाली पार्टी, मुख्यमंत्री है, और ये बात नीतीश कुमार जानते हैं, उनकी पार्टी भी जानती है बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव का कद हाल के दिनों में बढ़ा है, चाहे वो कैबिनेट के फैसले ले लीजिए, राजनीतिक फैसले ले लीजिए, जो उनकी सोशल इंजीनियरिंग, जो सोशल मीडिया की टीम है जिसको सोशल वॉरियर कहते हैं, उसमें भी नीतीश कुमार के मुकाबले तेजस्वी यादव की देखिए कि जो छवि है वो बड़े डेवलपमेंट पुरुष की तरफ, विकास पुरुष की तरफ है। तो नीतीश कुमार को वो भी काटना है, क्योंकि वो आरजेडी के बगैर उनका संभव नहीं, और अगर आरजेडी की बैसाखी उनके साथ नहीं रहे तो राजनीतिक तौर पर उनकी मौत हो जाएगी। जनता दल यूनाइटेड, जिसमें कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड आने वाले वक्त में खत्म हो जाएगा, बिखर जाएगा, उनकी पार्टी टूट जाएगी। नीतीश कुमार ये बात जानते हैं, अगर हम जैसे पत्रकार जान रहे हैं, उनके कार्यकर्ता जान रहे हैं, तो नीतीश कुमार नहीं जानते होंगे, ऐसा आप नहीं समझे। नीतीश कुमार जितना हम लोग सोचते नहीं है, उससे कई दूर की वो राजनीति करते हैं। तो पहली बात यह है, उनके कार्यकर्ताओं भी समझते हैं, दर्शक भी समझते हैं कि नीतीश कुमार इस कंफ्यूजन की पॉलिटिक्स को वो पोस्ट पोल अलायंस के विकल्प के तौर पर खुला रखना चाहते हैं। पहली बात, क्योंकि जैसे बीजेपी को सीटें कमती हैं, या जो बीजेपी का चरित्र रहा है कि सत्ता के लिए वो किसी के साथ गठबंधन कर सकता है। आप पीडीपी जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, आप अकाली दल के साथ देख लीजिए, आप किसी का भी जिनके साथ उनका बिल्कुल अलग रहा है उनके साथ ही आ जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। तो बीजेपी को भी वो सूट करता है, नीतीश कुमार को भी वो सूट करता है। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात, नीतीश कुमार ने सोचा कि कमजोर कांग्रेस की जो कड़ी है वो 2024 में हम वो भुना पाए। नीतीश कुमार अक्सर दूसरे की राजनीतिक कमजोरियों को ही आधार बनाकर अपनी राजनीति को मजबूत करते रहे हैं। उनको लगा कि शायद कांग्रेस कमजोर है, 2024 में उस तरीके से खड़ा नहीं हो पाएगी। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई, और फिर कांग्रेस का संगठनिक तौर पर बढ़ा उफान शुरू हो गया। हिमाचल जीत गई पार्टी, कर्नाटक जीत गई, अभी देखो 5 राज्य का चुनाव है, राजस्थान में बहुत नजदीक मुकाबला है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी, तेलंगाना में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आएगी। राहुल गांधी ऐसा एक मौका नहीं, आप कितना देखो 3 बैठक हुई इंडिया की। मैं इसलिए बता रहा हूं अपने दर्शकों को कि जानना बेहद जरूरी है राजनीति में कि घटनाएं कैसे है, उसका मतलब क्या है। नीतीश कुमार ने यह सोचा था कि इंडिया गठबंधन को वो शक्ल में ले आएंगे और राजनीतिक तौर पर उन्हें फायदा मिलेगा। कन्वेयर की जो उनकी मांग है, या फिर चेहरा बनाने की जो मांग है, जो उनके पार्टी की तरफ से बार बार आता है, वो चीजें वक्त बदलने के साथ वो बढ़ नहीं पा रहा है। भले ही नीतीश कुमार ने पटना में उसकी शुरुआत की, ममता बनर्जी उनको सपोर्ट कर रही है, अखिलेश यादव उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल उनको सपोर्ट कर रहे हैं, के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना में बिल्कुल एंटी हैं, वो नीतीश कुमार के यहाँ आते हैं। तो माइनस कांग्रेस अगर कोई चेहरा बने, इसके लिए जो विपक्षी दल है उन्होंने कोशिश की कांग्रेस के साथ राजनीति करने की, कि नीतीश कुमार को आगे किया जाए, राजनीतिक तौर पर मोहरा बनाया जाए और कांग्रेस को बैकफुट पर रखा जाए। इस राजनीतिक फलसफे में कदम पर नीतीश कुमार पिछड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि कन्वेयर का पद अभी तक हुआ नहीं। भोपाल में रैली होनी थी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, वो वहां के स्थानीय नेता कमलनाथ जी ने कहा कि अभी नहीं तो इसका राजनीतिक फायदा नेशनल तौर पर ले जाएंगे बीजेपी और प्रधानमंत्री। बकायदा शरद पवार ने राहुल गांधी और खड़गे से मुलाकात की पिछले महीने, और उन्होंने कहा कि भाई इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बढ़ रहा था वो रुक गया है, आप अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाएं। कांग्रेस ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव तक हम नहीं कर रहे हैं, उसके बाद इस पे करेंगे, हमारा अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए है। नीतीश कुमार को अभी लग रहा है राजनीतिक तौर पर वो बढ़त नहीं हासिल कर पा रहे हैं, इसीलिए वो बार बार कभी बीजेपी के साथ चले जा रहे हैं या बीजेपी के साथ दोस्ती का इजहार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को वो साथ इसलिए चल रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव को या आरजेडी को लगता है कि नीतीश कुमार ट्रस्टेबल नहीं है। ये बात जग जाहिर है, 15 में सरकार बनाया, फिर वो बीजेपी के साथ चले आए, तो उनको लगता है कि अगर सत्ता इनके साथ नहीं होगी या अनबैलेंस होंगे तो इनका विकल्प उधर है। इस बार वो विकल्प बंद दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी ने उस हिसाब से तैयारी की। लवकुश समीकरण जो नीतीश कुमार का आधार था, उस पर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बिठा दिया।
अब सवाल है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या नीतीश कुमार इस गठबंधन को 39 सीटें दिला पाते हैं। जी। जो मेरी जानकारी है और लोगों को लगता है नीतीश कुमार 24 तक कहीं नहीं जा रहे हैं। उनकी बिहार में सीटों का गणित लगभग लगभग तय है, कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, कहां कहां से लड़ेगी, उसमें कोई कंफ्यूजन, उनकी पार्टी में कंफ्यूजन था कि कुछ सीटें अदला बदली होगी तो उनका टिकट कट जाएगा। उन्होंने बकायदा सभी सांसदों को बुलाकर कहा, नीतीश कुमार का पैटर्न रहा नहीं है कि वो सांसद और विधायकों से मिलते हैं, लेकिन इधर के दिनों में वो मीटिंग कर रहे हैं। तो मेरी जानकारी के हिसाब से नीतीश कुमार ने वो सब काम कर लिए। कांग्रेस के साथ अभी उनकी सीट को लेकर एक मोटे तौर पर खाका है, एक सीट आगे या पीछे हो सकता है। तो सीटों का बंटवारा बिहार में समस्या नहीं है। नीतीश कुमार ये बात जानते हैं। नीतीश कुमार उससे कहीं आगे अखिलेश यादव अभी हाल में देखा उन्होंने कि मध्य प्रदेश में कहा कि इन्होंने पीठ में छुरा भोंका है और कांग्रेस का मतलब नहीं है। जेडीयू ने भी 5 प्रत्याशी वहां उतार दिए। 5 प्रत्याशी उतार दिए। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार वही भाषा बोल रहे हैं और राजनीतिक तौर पर वही कदम उठा रहे हैं जो उनके सहयोगी उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का देख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं नहीं आप हमको सपोर्ट करिए राज्यसभा में, तब हम आपके साथ जाएंगे, नहीं तो हम आपके साथ वहां बैठक में नहीं आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि आपको पहले बताना था कि ये लोकसभा का गठबंधन है। नीतीश कुमार भी एक राजनीतिक संदेश दे रहे हैं कि देखो हम भी 5 उम्मीदवार। अब हो सकता है कि जहां पे वो उम्मीदवार उतारे, ये देखना होगा कि जो कैंडिडेट है वो लोकल तौर पर किसको फायदा दिला रहे हैं। आमतौर पर लोकल गणित के हिसाब से विधानसभा चुनाव होता है, तो हो सकता है कि कास्ट इक्वेशन वाइज वो उसका राइवल कैंडिडेट हो, उसको उन्होंने टिकट दे दिया हो, तो वो फायदा हो सकता है कांग्रेस को हो रहा। तो ये तकनीकी चीजें समझनी होगी ग्राउंड पर, तभी हम इसका विश्लेषण कर पाएंगे। लेकिन एक राजनीतिक तौर पर जो दूर दराज के कार्यकर्ता हैं या नेता बैठे, उनको लगता है देखो अब जेडीयू भी मध्य प्रदेश में ताल ठोक रही है, इसका मतलब कि नुकसान कांग्रेस का करेगी, लेकिन जमीन पर ऐसा नहीं है। तो कंफ्यूजन की पॉलिटिक्स उनकी शुरू से रही है और ये कंफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ बार्गेनिंग करने के लिए कर रहे हैं, वो मोल तोल करने के लिए, जिससे कि अगर 5 राज्यों का लोक विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीत जाए या 3 राज्य में जीत जाए, तो कांग्रेस जब ताकतवर होती है तो ये जग जाहिर है कि उसकी बार्गेनिंग फिर आम क्षेत्रीय दलों को बड़ा भारी पड़ता है। ये बीजेपी से भी बड़ा बार्गेनर कांग्रेस है और ये बात क्षेत्रीय दल जानते हैं। इसीलिए कांग्रेस का भरोसा इन क्षेत्रीय दलों पर नहीं है और इन क्षेत्रीय दलों का भरोसा कांग्रेस पर नहीं है। तो अच्छा, कांग्रेस ये बात भी जानती है, लोगों को लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार को कि कांग्रेस के बगैर क्या होगा, लेकिन 2009 में देखिए लालू प्रसाद यादव ने गठबंधन तोड़ दिया था कांग्रेस के साथ। 4 में कांग्रेस के साथ आरजेडी का गठबंधन हुआ और 24 सीटें लोकसभा की यूपीए की सरकार बनी, लालू यादव की पार्टी ने, आरजेडी ने जीती। लेकिन वही गठबंधन नहीं रहा 9 में, तो महज 4 सीटें जीते और लालू यादव रेल मंत्री से फिर कुछ नहीं बने, सिंपल सांसद रहे। तो नीतीश कुमार का जो ये कंफ्यूजन वाली पॉलिटिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट पोल अलायंस के विकल्प को खुला रखना है, कांग्रेस के साथ अपनी बार्गेनिंग को जिंदा रखना है, तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भी ये मैसेज देना है कि हमारे पास विकल्प खुले हैं, लिहाजा आप सीटों को लेकर दबाव नहीं बनाए। नहीं तो बराबर बराबर की पार्टी, जो गणित का फॉर्मूला होता है कि आपके ज्यादा विधायक हैं तो ज्यादा लोकसभा की सीटें लड़ेंगी, ये विधायक उनके कम हैं तो कम लड़ेंगे, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरजेडी और जेडीयू अपने सिटिंग जो 16 लोकसभा के सांसद हैं उस पे वो बरकरार रहेगी। वो संख्या 16 से 15 नहीं होगी, 17 हो सकती है। एक सीट अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आप लेफ्ट की पार्टियों को कंसीडर करें तो वो संभव है। तो बीजेपी के साथ ये गलबहियां या फिर तेजस्वी के साथ पुचकार, ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार अपने पार्टी के राजनीतिक वजूद को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, जो उनका नैसर्गिक राजनीतिक प्रतिभा, उसके तहत ये काम कर। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि वो कई दफे आरजेडी से नजदीकियां, या यूं कहे कि तेजस्वी यादव को आगे कर देते हैं मीडिया के सामने कि ये बोलेंगे। अभी उन्होंने हाल ही में कहा कि तेजस्वी हमारा बच्चा है, यही आगे अब सब कुछ देखेगा। तो नीतीश ये बात सिर्फ दिखाने के लिए कह रहे हैं या ये पचा पाएंगे अपने से आगे तेजस्वी को वो कभी भी? मुझे तो नहीं लगता। इतने सालों के राजनीतिक करियर में उसकी एक कहानी है कि जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा था, जब बीजेपी के साथ, बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी को, जब आरसीपी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे,
तो कोशिश किया गया कि उनके कुछ विधायकों को प्रलोभन दिया गया, जिसको पार्टी तोड़ना बोलते हैं, जो बीजेपी करती रही है। कुछ विधायकों ने, जो हम लोगों ने बताया था दर्शकों को जिस दिन सत्ता बदलनी थी, कुछ विधायकों ने वो ऑडियो क्लिप सुनवाया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि देखिए हमारे पास बीजेपी की तरफ से ये प्रलोभन है कि आप 5 करोड़ ले लीजिए, 6 करोड़ ले लीजिए। बात वहीं से बिगड़ गई और नीतीश कुमार तय कर चुके कि अब नहीं जाना है, और पहले से बैकडोर से आरजेडी से उनकी बात चल रही थी। तेजस्वी यादव को जो पुचकार, वो इसलिए मैं कहानी दर्शकों को, आपको और नेताओं को सुना रहा हूं। तो जब राज्यपाल भवन जा रहे थे नीतीश कुमार एक गाड़ी में बैठ के, जब बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया, तो तेजस्वी यादव ने उनसे कहा, अक्षर से मैं बता रहा हूं, कि राजनीतिक तौर पर आप हमारे मेंटर हैं, पिताजी की तरह। पिताजी जेल में हैं तो आप ही को करना है। अगर हमसे कोई राजनीतिक तौर पे गलती हो जाए, बच्चा हो तो, नौसिखिया जिसको बोलते हैं, तो आप हमको अपने पिता की तरह माफ कर देना और हमको बताना कि आप ये गलती कर रहे हो, इसका राजनीतिक खामियाजा आपको ये उठाना होगा और राजनीतिक तौर पे आपको इसका ये नुकसान होगा जी। ये नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव ने खुले मन से कहा जब सरकार बन रही थी। बाकी सब कुछ ठीक होगा। नीतीश कुमार उस बात को अभी भी निभा रहे हैं। आप देखते होंगे कि लालू प्रसाद यादव जब होता है नीतीश कुमार के साथ, आधी रात को चले जाते हैं कि आज मुलाकात की, और खबरें आ जाती है कि मंत्रिमंडल विस्तार का होना है या फिर कोई राजनीतिक निर्णय होना है। लेकिन इन मुलाकातों में राजनीति तो होती है, दो बड़े नेता बैठते होंगे तो ये कोई सामान्य चाय पीने के लिए मुलाकात नहीं होती है जी। वहां सिर्फ और सिर्फ इस बात पर चर्चा होती है कि सरकार में हमारे साथ कौन लोग हैं, किसका हमें नुकसान है, किसका हमें फायदा है। इसलिए देखिए, आरजेडी के मंत्रियों की तरफ से लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ हमले बोले जा रहे हैं। सुधाकर सिंह उनके मंत्री थे, आप देख लीजिए कि किस तरीके से वो लगातार हमले बोलते रहे। आप शिक्षा मंत्री को देख लीजिए जी, नीतीश कुमार की लाइन से बिल्कुल उलट बोलते हैं। बावजूद इसके न नीतीश कुमार को, ऐसा नहीं कि उसके राजनीतिक असर नहीं है, लेकिन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा अच्छी है, खास करके दूसरी पीढ़ी। लालू प्रसाद यादव की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तेजस्वी यादव चेहरा है आरजेडी के, और तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार के साथ इतनी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है कि आप चाह के भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे अगले 2024 के लोकसभा चुनाव तक, जो संभव दिख रहा है। उसके बाद सीट किसको कितना आएगा, राजनीति में पल पल चीजें बदलती है। तो जो तेजस्वी यादव को बार बार, और अच्छा, नीतीश कुमार को मैसेज भी देना है कि तेजस्वी यादव हमारे बाद के सरकार में चेहरा, और ये बात सच भी है। अगर जेडीयू में ऐसा कोई नहीं दिख रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जेडीयू, देखिए ये ललन सिंह जो अंक गणित है, ललन सिंह संगठन के ऊपर अपनी जिम्मेवारी नहीं बढ़ाते, जो उनका नेचर है पॉलिटिक्स में। सरकार चलाने की जिम्मेवारी नीतीश कुमार की है, राजनीतिक फैसले नीतीश कुमार करते हैं। तो ललन सिंह कभी भी नंबर 2 की हैसियत में नहीं रहते। जब वो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भी थे तो कभी भी ललन सिंह नंबर 2 वाली स्थिति में नहीं थे कि सुपर सीएम भले उनको लोग कहते होंगे, उनका एक अपना दायरा है। संगठन में वो जो काम करेंगे, वो एक एक राजनीतिक फैसले की जानकारी नीतीश कुमार को देते हैं। नीतीश कुमार के कहे बगैर ललन सिंह एक राजनीतिक कदम नहीं उठाते हैं। तो आरजेडी के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है संगठन के लेवल पर, सरकार के लेवल पर, उसका दारोमदार पूरा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर है। अगर कोई भी इस तरीके के विवाद होते हैं, किसी को सरकार की नीतियों में कोई प्रॉब्लम होता है, तो बैकडोर से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष देख रहे हैं। और नंबर 2 नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव चेहरा इसलिए है कि तेजस्वी यादव जो भी पब्लिकली कहते हैं, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी का मामला देख लीजिए या फिर पॉलिसी मेकिंग का मामला देख लीजिए, वो काम अक्षरशः जितनी जल्दी हो सके वो होता है और उसका ऐलान हो जाता है। तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। सीटों को लेकर मैं फिर बता रहा हूं, लेकिन जो कंफ्यूजन की स्थिति है, क्रिएट किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार अपनी बार्गेनिंग को जिंदा रखने के लिए किए गए हैं, कांग्रेस के संतुलन को बरकरार रखने के लिए कर रहे हैं। और चूंकि आरजेडी, अब होता क्या है कि राजनीति में जब आप एक दूसरे के खिलाफ ट्रस्टेड नहीं होते हैं और बावजूद अगर उसके साथ चलते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों के आधार पर होती है और उसका फिरका परस्ती बोलते हैं। राजनीति में ये सबसे बड़ा जो है वो आपका आभूषण होता है, जिसके पास फिरका परस्ती का आभूषण जितना ज्यादा है,
वो राजनीति में उतना ही कामयाब है। हालांकि अब गठबंधन के दौर की पॉलिटिक्स वो खत्म हो गई, बीजेपी ने वो स्पेस को बंद कर दिया, तो ये दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन जहां है वहां बखूबी देखिए कि हुआ। आप देखिए कि जेडीएस का कर्नाटक में क्या हुआ। जेडीएस ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये नैसर्गिक नहीं है, उनको पार्टी ने निकाल दिया। तो ये चीजें अभी भी जिंदा है। और मेरी जानकारी के हिसाब से नीतीश कुमार आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जो ताना बाना बुना जा रहा है बीजेपी के खिलाफ, उसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है। नीतीश कुमार आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। सीटों के बातचीत में इनका इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए वो देखेंगे कि अखिलेश यादव के साथ यदा कदा वो जाते रहते हैं। तो जिसको कांग्रेस के साथ बात नहीं करना है वो नीतीश कुमार से बात कर रहा है, और नीतीश कुमार उनकी बातों को कांग्रेस तक पहुंचाते जा रहे हैं। यही हाल अरविंद केजरीवाल के साथ है। अरविंद केजरीवाल को अगर कोई अपनी बातें कहनी होती है कांग्रेस को, तो उसका भाया और मीडिया नीतीश कुमार है, न कि वो सीधे हैं। तो जो कम्युनिकेशन गैप या जो कम्युनिकेशन का जो मामला है वो भाया नीतीश कुमार होकर जा रहा है। और भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा अगर राजनीतिक तौर पर कोई सबसे बड़ा नेता भी जो राजनीतिक तौर पर एक्टिव है तो वो शरद पवार हो गए और इधर नीतीश कुमार हो गए। ममता बनर्जी शुरू से उस तरीके से नहीं रही कि राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में वो कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा पाए। शरद यादव पहले थे, वो गुजर गए। तो जो शून्यता है उसमें नीतीश कुमार अभी फिट बैठते हैं। और अगर नीतीश कुमार को इंडिया बखूबी समय रहते कुछ और राजनीतिक जिम्मेवारी देती तो शायद ये गठबंधन और बेहतर करता, जो मेरी समझ कहती है। लेकिन राजनीति में कुछ भी सबका है। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार की जो कंफ्यूजन पॉलिटिक्स है वो पूरा एक सियासी घटनाक्रम है। नीतीश कुमार की आदत है, नेचर है। नीतीश कुमार को इसीलिए अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिशियन भी बोलते हैं कि वो कभी भी कुछ भी कर देते हैं, और झटके देने की जो उनकी पुरानी आदत है वो हमेशा उनकी रहती है। तो आपने समझा आसान भाषा में। अभी भी अगर आपके कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया आपने इतनी आसान भाषा में समझाने के लिए। थैंक यू। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24।